मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे, यानी अधिकार के विधेयक से प्रभावित रहे। इसका अर्थ कि जो संविधान में मूल अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है, यानी अधिकारों का पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ठीक है, ये हमारा मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह अधिकार यह नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो मैग्ना कार्टा का हम क्या अनुमान लगाए, क्या मतलब निकाले? तो मैग्ना कार्टा सभी मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। तो मैग्ना कार्टा अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता ने अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार और मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जो मूल अधिकारों का सबसे पहला जो प्रपत्र था, लिखा हुआ लिखित प्रपत्र था, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। तो भारतीय संविधान में सारा चीज लिख दिया गया है, क्योंकि सारे जो लोग थे उनका जो बहुमत था वो उतना, जो भारतीय लोग हैं आज भी उतने शैक्षिक नहीं है। तो सब कुछ स्पष्टतः संविधान में मेंशन किया गया है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति, भाषा या किसी अन्य किसी पर भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक पॉलिटिकल जो राजनीति लोकतंत्र होता है ना, जिसमें समानता, समता, ये सब चीजें आती कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपका क्या स्टेटस है। तो मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं।
ये विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते। ऐसा नहीं कि विधानमंडल कोई कानून बना देगा और कुछ भी बना देगा। जैसे कि अभी रिसेंट में जो कृषि कानून आए थे वो तानाशाही ही थी। तो इस प्रकार से क्या, जो तानाशाही को मर्यादित करता है कौन, मूल अधिकार। और अब वो कृषि बिल जो कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं, अब हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से तानाशाही क्या हुई, मर्यादित, यानी तानाशाही कंट्रोल हुई है। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। मतलब कानून, विधि का शासन हो। कानून यानी विधि, सरकार है ना, कानून की सरकार, विधि का शासन, विधि की सरकार, ना कि व्यक्तियों की। जैसे पहले जमाने में था राजा रानी और उनका खानदान। अब ऐसा नहीं है, अब कानून का शासन है, कानून की सरकार है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। किसके द्वारा, संविधान द्वारा। कोई, कौन ले रहा है मूल अधिकारों की गारंटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है यहाँ पे कि मूल अधिकारों की गारंटी कौन ले रहा है। इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। किसके द्वारा प्रदान की है, संविधान द्वारा। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी तक में क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एक तो सबसे पहले कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। फिर कहाँ से कहाँ तक इनका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। फिर ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकारों को भाग 3 को कहा जाता है। और सबसे विस्तृत विवरण कहाँ है मूल अधिकारों से संबंधित, तो भारतीय संविधान में है। और इस भारतीय संविधान जो है वो मूल अधिकारों को किस बिहाव पे देता है, किस बेसिस पे देता है, तो हर व्यक्ति के लिए है और बिना किसी भेदभाव के है। फिर ये बनेगा सवाल, ये तो मेंस के लिए बन सकता है आई थिंक, यूपीएससी के लिए जो थोड़ा दार्शनिक वे हो गया है इसका, कि मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। फिर ये मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी गई है। संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी गई है। मूल अधिकारों का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन गारंटी लेता है, कौन सुरक्षा करता है मूल अधिकारों की, तो न्यायपालिका ऑप्शन दे देगा, तो नहीं, न्यायपालिका नहीं सुरक्षा करती, भारत का राष्ट्रपति नहीं सुरक्षा करता, भारतीय संविधान, भारत का संविधान गारंटी देता है, भारत का संविधान सुरक्षा करता है मूल अधिकारों की। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्तियों के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है वो तो हट गया है। तो अभी देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार है। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार, इक्विटी, राइट टू इक्विटी। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। तो समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23 से 24, धर्म 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29 से 30, संपत्ति अनुच्छेद 31, संपत्ति का तो
खत्म हो गया है अब। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 30, सॉरी, अनुच्छेद 300 क, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ये आ सकता है पेपर में, कि कहाँ रखा गया है इसे। संपत्ति के अधिकार को 44 से संविधान संविधान संशोधन अधिनियम आएगा यहाँ पे। 44 से संविधान अधिनियम नहीं आएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम आएगा। संविधान संशोधन, यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम आएगा, 44 से संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग, इसको पता है ना सब, ये इसको 10 पढ़ते हैं, ये जो एक्स लिखा है फिर उसके बाद में 1 1 है तो 2 हो गया, तो ये 10 + 2 यानी 12 हो गया। तो भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अनुच्छेद 300 क कहाँ आ रहा है ये अब, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क में आ रहा है, बना दिया गया है इस तरह। या फिलहाल अब जो मूल अधिकार है वो केवल 6 है। मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, कुछ सिविल जो है वो भारतीय नागरिक कि केवल भारतीय सिटीजन्स के लिए ही होगा कुछ अधिकार, उसके आगे चर्चा करेंगे, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, फिर वो भारत का हो, विदेशी हो, शरणार्थी हो, उनके लिए, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी लोग हो, कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद एवं कंपनियां हो, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। वाद योग्य यानी कि हम इनको सकते हैं अगर हमारे विरुद्ध कुछ हो गया और हमारा मूल अधिकार का शोषण हो गया, तो हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो ये वाद योग्य बोला जाता है इसको। इसका एक जो टर्मिनोलॉजी होती है पॉलिटी में, वो होता है वाद योग्य। तो जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, जबकि डी जो राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये युक्ति युक्त मतलब कि अब वो अपने प्रतिबंध लगा सकता है, जो भी हो, युक्ति युक्त मतलब जो भी जो प्रतिबंध लगाने योग्य हो, तो उसमें प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत यानी न्यायपालिका करेगी। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों में पूरे समाज के बीच संतुलन कायम, अधिकार किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप ऐसा नहीं कि आप किसी और को की स्वतंत्रता का हनन करो। तो ये जो मूल अधिकार है वो व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है।
वे सभी सरकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ से आशय जैसे शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर कोई व्यक्ति किसी का शोषण कर रहा है, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी आपको ये अधिकार मिलते हैं, सरकार के खिलाफ भी मिलते हैं, समाज और व्यक्ति के संतुलन बनाते हुए मिलते हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स है। यूपीएससी के जो आते हैं ना क्वेश्चन, उसके लिए कि कौन सी नकारात्मक विशेषता है, मूल अधिकारों में कौन सी नकारात्मक विशेषता है, कौन सी सकारात्मक विशेषता है। तो इनमें से कुछ जो है वो नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकारों को सीमित करते हैं, कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसके जो प्राधिकार है वो सीमित है। जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करते हैं। सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये न्याय उचित है, यानी वही वादी योग्य है, न्याय उचित है। ये व्यक्तियों के अदालत जाने की अनुमति देते हैं। व्यक्तियों को अदालत जा सकता है अगर कोई व्यक्ति को लगे कि उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ है, या उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है, जब भी इनका उल्लंघन होता है। इनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि जो संविधान है वो संविधान तो करेगा नहीं कुछ। संविधान जो है वो न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, तो वो करेंगे काम। लेकिन गारंटी किसने दी है? संविधान ने दी है, और ये इनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनकी गारंटी का, उनकी सुरक्षा का। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप पहले जिला अदालत जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, उसके बाद यहाँ जाओ, वहां जाओ, अपील करो। नहीं, आप डायरेक्ट एससी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि पहले आप उच्च न्यायालय जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद सबसे टॉप पे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये स्थायी नहीं है। संसद क्या स्थायी नहीं है?
मौलिक अधिकार। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि संशोधन अधिनियम के तहत ही इसमें कटौती या कमी की जा सकती है। संशोधन अधिनियम के तहत ही, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर दो। मूल ढांचा, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों के संशोधन को अध्याय 11 में विस्तार से वर्णित किया गया है। संशोधन को आगे चैप्टर में देख लेंगे। राष्ट्रीय आपात की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर, मीन्स कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20-21 जीवन का अधिकार जो है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है। सभी अनुच्छेद 20-21 में जिसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, उसे छोड़कर बाकी मूल अधिकारों को आपातकाल की, इमरजेंसी में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण, या तो युद्ध हो या विदेशी आक्रमण हो, इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। तीन आधार होते राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के, उसमें से 2 आधार है। इसमें से ये एक आधार दिया गया है, युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। किसे? अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को। ऐसा नहीं कि आप आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह कहकर आप ये लगा दो, इनको निलंबित कर दो, अनुच्छेद 19 को नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में दिया गया। ये सब पढ़ेंगे बाद में। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण का कानून की रक्षा। अनुच्छेद 31 का संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, कि आप किसी की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकते। द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मानकीकरण 19वीं सूची में शामिल किया गया है। एवं अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को विधियों की व्यावृत्ति आदि, ये क ख ग का डिस्क्राइब किया गया है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर, ये सब पुलिस फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स हैं। गुप्तचर संस्थाओं जैसे कि सीबीआई, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, ऐसी ही व्यक्तियों से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। कि ऐसा नहीं कि कोई सशस्त्र बल से संबंधित कोई व्यक्ति होगा और वो अपने मूलाधिकारों के हनन का या उनका भी कुछ हो तो वो चले जाए, या कोई गुप्तचर है उसके पास कोई सूचना आ गई है भारत की सुरक्षा से संबंधित है और वो चले जाए कि मेरे को तो बोलने का अधिकार है और वो बोल दे सबको, तो क्या मतलब निकलेगा उसकी गुप्तचर होने की और गुप्त सूचनाओं को गुप्त रखने की। तो संसद जो है ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद जो प्रतिबंध आरोपित कर सकती कि नहीं, इनको बोलने का कोई, इनको अपनी स्वतंत्रता जो है, वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे सुरक्षा के खिलाफ हो। जो ऐसे इलाकों में भी रोका जा सकता है जहां फौजी कानून हो।
जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में और पहले जम्मू कश्मीर में लगा रहता था फौजी कानून। फौजी तो पता ही होगा, सेना, बल, सैनिक, पुलिस, इनका कानून लगी रहती ना 24 आवर्स। फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन से है। ये लिखा है, आगे दे दिया है इनने। फौजी कानून का मतलब है सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 या राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न होता है। ऐसा नहीं कि हम पे कोई आपातकाल है, इससे भिन्न होता है ये। थोड़ी स्थितियों की, परिस्थितियों की डिमांड होती है। इनमें से ज्यादातर, अधिकतर स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। कुछ ऐसे हैं जो खुद ब खुद लागू हो जाते हैं और कुछ ऐसे जिनको कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। जैसे शोषण के अधिकार में देखेंगे आगे कि उसमें और अलग से कानून बनाए गए हैं। उम, उनके जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं उसके और अलग अलग से उसमें कानून बनाए गए हैं समय समय पर। और कुछ ऐसे जो स्वयं ही प्रभावी है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, ना कि विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल नहीं बना सकती, किसी स्टेट की विधानमंडल नहीं बना सकती, इसके इसे केवल संसद ही बना सकती है। संसद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उसको संसद उसमें आती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तो बहुत छोटा टर्म हो गया। संसद में तो राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, 3 भाग होते हैं संसद के। जो केंद्रीय स्तर पे होती है संसद होती है, और जो स्टेट लेवल पे होती है वो विधानमंडल होती है द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता रहे। अनुच्छेद 35। फिर राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा यूपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। क्या होती है राज्य की परिभाषा? उसमें कुछ राज्य की परिभाषा। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसे परिभाषित किया गया है राज्य शब्द की। राज्य की क्या परिभाषा है? इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। कार्य राज्य की परिभाषा। तो कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार से क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। इसका क्या अर्थ हुआ? कार्यकारी एवं विधायी अंग, जो भी कार्यकारी हो और विधायी हो, ऐसी बॉडीज। कार्यकारी और विधायी। विधायी क्या होता है? जहां जो नियम कानून बनाती है उसे बोलते हैं विधायी। तो ऐसी बॉडी जो नियम कानून बनाती है वो
कार्यकारी जो इम्प्लीमेंट करती है, जो लागू करती है, उसका क्रियान्वयन करती है, उसको ग्राउंड लेवल पे लागू करती है, तो कार्यकारी। ये अंग को संघीय सरकार से क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। तो सिंपल सा है, राज्य की परिभाषा में आ गई सरकार और संसद। राज्य सरकार के विधायी अंग, फिर एक तो पहला आ गया राज्य शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अनुसार सरकार, संघीय से और भारत की संसद। क्या आ गया? संघीय सरकार और भारत की संसद। फिर क्या आ गया? राज्य सरकार एवं विधायी, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार मीन्स राज्य सरकार। पहले राज्य की परिभाषा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या संघ सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। सिंपल शब्दों में सभी स्थानीय निकाय, जो भी स्थानीय निकाय नगर पालिका वगैरह होती है वो, अर्थात नगर पालिका लिखा है इसमें आगे, नगर पालिका, पंचायत, जिला, ये सारे, तो ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। जो भी गवर्नमेंट है, अपन साधारण शब्दों में बोलते कि गवर्नमेंट है ये, तो वो सभी। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC और NGC सेल आदि, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट, जिसके आगे गवर्नमेंट लग गए वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अन्य सभी निकाय, हाँ, इसी तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती जब मूल अधिकारों हनन हो रहा हो। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। जो भी जिसके सामने भी गवर्नमेंट लग गया वो, उसके खिलाफ हमको मूल अधिकार प्राप्त है। और ये राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 12 में दी गई है। मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। मतलब जो भी मूल अधिकारों का हनन करता है, उसको कम करता है, उससे असंगत है ना, वो शून्य होगी, है ना, खत्म होगी वो। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा योग्य है, मीन्स उसका जुडिशरी जो रिव्यू है वो कर सकती है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से प्राप्त होता है, जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी विधि बनाई गवर्नमेंट ने, उसका जुडिशरी रिव्यू करेगी, न्यायिक समीक्षा करेगी और उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है। और वो कब करेगी रिव्यू? जब कोई केस लेके जाए कि हाँ ये विधि जो बनी है वो असंवैधानिक है, हमारा हनन करती है, असंगत है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है। ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 13 में दिया गया। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, जो विधि, ऐसी विधियां, ऐसे नियम कानून जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, ये अस्थायी होते हैं अध्यादेश। प्रत्यायोजित विधान यानी कार्यपालिका विधान, जो कार्यपालिका होती है उनके द्वारा, कार्यपालिका में जो इम्प्लीमेंट करते हैं सब नियम कानून का, प्रत्यायोजित विधान। कार्यपालिका विधान की प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कोई अधिसूचना जारी हो गई वो गैर संवैधानिक, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं अगर वो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती है। तो विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां, प्रथा, ये तो बिल्कुल ही, ये तो पहली है, कोई ऐसी प्रथा नहीं हो सकती जो मूल अधिकारों का हनन करे।
न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में, विधान मीन्स कोई नियम कानून, उपरोक्त में से किसी को भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है।